दोस्तों आज हम एंटी पार्किंसम डिजीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। तो अब इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि एंटी पार्किंसम डिजीज़ होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं और इसके मोड ऑफ एक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि मोड ऑफ एक्शन, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से ये हमारी बॉडी में जो इस ड्रग है वो किस तरह से जाती है और किस तरह से मेटाबोलाइज्म होती है, फिर और एक्शन कैसे देती है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं एंटी पार्किंसम डिजीज़। तो पहले हम देखते हैं कि एंटी पार्किंसम डिजीज़ होता क्या है। यह जो होता है एक क्रोनिक डिजीज़ होता है जो कि न्यूरोलॉजिकल एक्टिंग डिजीज़, यह क्रोनिक एंड न्यूरोलॉजिकल एक्टिंग डिजीज़ होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो अमाउंट ऑफ डोपामाइन की जो अमाउंट होती है वह कम हो जाती है। द अमाउंट ऑफ डोपामाइन डिक्रीज, जो डोपामाइन की अमाउंट होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है इन द सब्सटेंशियल नाइग्रा। ठीक है, सब्सटेंशियल नाइग्रा में जो डोपामाइन की अमाउंट होती है वह कम हो जाती है, जिससे जो कि सब्सटेंशियल नाइग्रा जो होती है बेसल गैंग्लिया में पाई जाती है। तो इसमें मेन क्या हुआ कि जो डोपामाइन होता है उसकी अमाउंट या उसके सेल्स जो होते हैं बेसल गैंग्लिया में प्रेजेंस सब्सटेंशियल नाइग्रा में जो होते हैं कम हो जाते हैं। अदर वर्ड में हम बोलना चाहें तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं इम्बैलेंस ऑफ द डोपामाइन एंड एसिटाइल कोलिन। डोपामाइन और एसिटाइल कोलिन की इम्बैलेंसेस के कारण जो होता है एंटी पार्किंसम डिजीज़ होता है। जैसे कि नॉर्मल केस में हम देख रहे हैं कि डोपामाइन और एसिटाइल कोलिन जो दोनों हैं एक इक्वल फेज में, ठीक है, मतलब दोनों बराबर है, जैसे बराबर है। और इम्बैलेंस के केस में देखते हैं कि जब किसी पेशेंट को एंटी पार्किंसम डिजीज़ हुई होती है उस केस में देखते हैं तो डोपामाइन की जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और एसिटाइल कोलाइन की अमाउंट जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो होते हैं तो इसकी वजह से जो होता है एंटी पार्किंसम डिजीज़ होते हैं। लगभग जो क्या होता है कि 80% डोपामाइन जो होते हैं क्या होते हैं, कम हो जाते हैं इनटू द सब्सटेंशियल नाइग्रा। सब्सटेंशियल नाइग्रा में ये लक्षण आते कब है कि लगभग 80% जो होते हैं जब न्यूरॉन्स हमारे, या फिर हम डोपामाइंस कह सकते हैं कि जब 80% डोपामाइन जो होते हैं कम हो जाते हैं सब्सटेंशियल नाइग्रा में, तो हमें जो होते हैं इसके सिम्टम्स आने लगते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके सिम्टम्स होते कौन कौन से हैं, व्हाट इज द सिम्टम्स। तो इसको सिम्टम्स जो होते हैं दोस्तों हम एक इजी वर्ड में याद करने के लिए बताएं, एक वर्ड बनाए हैं ट्रैप। कौन सा वर्ड, ट्रैप, जो कि याद करने के लिए है। ये वर्ड जो ट्रैप मतलब वैसे तो होता है जाल, जो कि हम न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड है, तो न्यूरो सिस्टम भी जो होता है जाल की तरह, मतलब हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो फैला होता है। तो हम उसी से रिलेटेड एक वर्ड बनाए ट्रैप। ट्रैप जो होता है वह उसी के बेस पे हम जो होते हैं इसके सिम्टम्स को डिफाइन किया है। जैसे कि टी फॉर ट्रेमर। ट्रेमर से क्या होता है कि पेशेंट्स जो होते हैं उनके हाथों पैरों में कंपन होने लगती है, झंझनाहट सी होने लगती है। तो ये ट्रेमर्स भी एक जो है एंटी पार्किंसम डिजीज़ का सिम्टम्स है। उसके बाद आता है आर। आर से जो होता है रेजिडिटी। रेजिडिटी में क्या होता है कि हाथों पैरों में जकड़न सी होने लगती है, और पेशेंट जो होता है के हाथ पैरों में या फिर जोड़ों में जो होती है जकड़न सी होने लगती है। थर्ड फेज आता है ए मतलब एकाइनेजिया। एकाइनेजिया में क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं या फिर जो एंटी पार्किंसम डिजीज से सफ़र कर रहे हैं पेशेंट, उनमें होता क्या है कि वर्किंग एक्टिविटी जो होती है वो स्लो हो जाती है। वर्किंग एक्टिविटी क्या होती है, स्लो हो जाती है। किस केस में, एकाइनेजिया के केस, मतलब जो एकाइनेजिया लक्षण है उस केस में पेशेंट की वर्किंग एक्टिविटी जो होती है वह स्लो हो जाती है। पी फॉर लॉस ऑफ पास्चुरल रिफ्लेक्स। लॉस ऑफ पास्चुरल रिफ्लेक्स, इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होते हैं अपने बॉडी के बैलेंस को जो होते हैं मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो पेशेंट्स कैन नॉट बी मेंटेन और बॉडी बैलेंस, तो अपने बॉडी बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं। फिर ये एक और सिम्टम्स है जो कि वेरी करता है एंटी पार्किंसम डिजीज़ के पेशेंट्स को, जैसे कि एफ फॉर फ्रीजिंग।
इसमें क्या होता है कि पेशेंट चलते चलते कभी कभी रुक जाते हैं, तो ये भी एक सिम्टम्स है जो कि वेरी करता है एंटी पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स को। इन सभी सिम्टम में से कोई 2 या 3 सिम्टम्स जो होते हैं वह क्या करते हैं, जब वेरी पेशेंट्स में दिखने लगते हैं तो हम उस पेशेंट्स को क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए प्रीफर करते हैं, मतलब ट्रीटमेंट चालू करते हैं। कब? जब 2 या 2 से अधिक या 3 सिम्टम्स होते हैं पेशेंट में दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि इसके सिम्टम्स हो गए। अब इसे शॉर्ट में एक बार हम अगर रिपीट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि यह जो होता है एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल एक्टिंग डिजीज होती है, जो कि इसमें होता क्या है कि सब्सटेंशियल नाइग्रा में डोपामाइन की अमाउंट जो होती है कम हो जाती है। सब्सटेंशियल नाइग्रा में डोपामाइन की अमाउंट जो होती है वह कम हो जाती है, इस वजह से एंटी पार्किंसन डिजीज होता है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते जैसे कि ये है डोपामाइन की जो है कि अमाउंट जो होती है डिक्रीज हो गई, एसिटाइलकोलाइन की अमाउंट क्या होती है, बढ़ जाती है, इसकी वजह से हमें एंटी पार्किंसन डिजीज होता है। इसके हमने सिम्टम बता दिया कि सिम्टम जो होते हैं हमने ट्रैप पे डिफाइन किया है। ट्रैप टी से टी फाज होता है ट्रैमर, आर फॉर रेजिडिसी, एंड ए फाज होता है एकाइनेसिया, एंड पी फाज जो होता है लॉस ऑफ पॉस्चर, एफ फाज जो होता है फ्रीजिंग। तो इन सब के हमने बता दिया। तो अब हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी पार्किंसन डिजीज ड्रग। तो कौन कौन एंटी पार्किंसन डिजीज जो होते हैं उनके क्लासिफिकेशन, तो यह जो होता है जनरली 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? टाइप फर्स्ट, ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, मतलब ड्रग जो है ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम पे कौन कौन से अफेक्ट करती है उसके बारे में है। ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम, यह जो होता है जनरली 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट में डिवाइडेड है, क्लास एंड ड्रग एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आता है डोपामाइन प्रिक्यूसर। डोपामाइन प्रिक्यूसर में जो कि हमारा एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ में जो होता है, बहुत पहले से ही यूज हो रहा है। कौन सा? लीवोडोपा। कौन सा ड्रग? लीवोडोपा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एंटी पार्किंसन डिजीज। तो ये किसके अकॉर्डिंग टू आता है? डोपामाइन प्रिक्यूसर के अंडर मतलब आता है। कौन सी ड्रग आती है? एल-डोपा। सेकेंड है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, जिसके अंदर कार्बिडोपा और बेंजराजाइड्स ये जो ड्रगें होती हैं आती हैं। मैं अभी पहले आपको बता दूं, जो लीवोडोपा होता है उसके साथ हम कार्बिडोपा भी देते हैं। अकेले लीवोडोपा नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो मोड ऑफ एक्शन में बताएंगे आपको। बट यहाँ पे भी जान लो कि जो पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है वो उसमें कार्बिडोपा एंड बेंजराजाइड्स पाए जाते हैं, मतलब अंदर ड्रग आते हैं। फिर डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में हमारा ब्रोमोक्रिप्टिन आता है जो कि इर्गोट डेरिवेटिव है, और पैरामीप्रेक्सोल एंड रोपिनिरोल। ठीक है, ब्रोमोक्रिप्टिन, पैरामीप्रेक्सोल एंड रोपिनिरोल, ये जो ड्रग है हमारे किसके अकॉर्डिंग आती है? डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर। फोर्थ है MAO-B इनहिबिटर। ठीक है, क्या है? MAO-B इनहिबिटर, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर। मोनो अमीनो ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर, इसमें कौन सी ड्रग आती हैं? सेलिजिलिन नामक ड्रग आती है, जो ठीक है, जो कि ट्रीटमेंट में एंटी पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होती है। ये भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। उसके बाद आता है COMT, COMT इनहिबिटर, COMT इनहिबिटर। इसको हम क्या बोलते हैं? कैटाकोल ओ मैथाइल ट्रांसफरेज, कैटाकोल ओ मैथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर। इसमें कौन सी ड्रग आती है? फेंटाकोपिन एंड टालकोपिन। कौन सी? एंटाकोपेन एंड टालकोपेन, ये जो ड्रगें होती हैं किसमें आती हैं? कॉम्ट इनहिबिटर में। फिर हमारा एक और बचता है लास्ट, कौन सा? डोपामाइन फैसिलिटेटर। डोपामाइन फैसिलिटेटर में हमारे आते हैं एमेंटाडीन। डोपामाइन फैसिलिटेटर में क्या आते हैं? एमेंटाडीन। तो ये थी हमारी किसकी? ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम। मतलब ये जो ड्रगें हैं
किस पे अफेक्ट करेंगे, डोपामिनर्जिक सिस्टम पे अफेक्ट करेंगे। अब हम दूसरा पार्ट चलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। तो देखो दोस्तों, मैं पहले बता दूं, डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पहले बताया कि इसके जो होते हैं उसमें मेन रीजन होता क्या है कि इम्बैलेंसेस ऑफ द डोपामाइन एंड एसिटाइलकोलिन, मतलब डोपामाइन की अमाउंट डिक्रीज, एसिटाइलकोलाइन की अमाउंट जो होती है वो बढ़ जाती है। तो हमें दोनों केस में उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या तो डोपामाइन की अमाउंट को हम बढ़ा दें या तो एसिटाइलकोलिन की अमाउंट को कम कर दें। तो इसलिए हम दोनों ड्रगें यूज कर सकते हैं। तो इस केस में हम ड्रग अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम, मतलब कौन कौन सी ड्रगें जो होती है कोलिनर्जिक सिस्टम पे अफेक्ट करती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये 2 टाइप में होती है, पहला सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, दूसरा एंटीहिस्टामाइन ड्रग। सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं हमारे बेंजहेक्सोल्स होते हैं, प्रोसाइक्लिडीन होती हैं, बीपीरिडोन होती है। तो ये जो ड्रग होती है हमारी किसकी, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है। सेकंड आता है एंटीहिस्टामाइन ड्रग। एंटीहिस्टामाइन ड्रग में हमारा कहता है ऑर्फेनोड्रिन एंड प्रोमेथाजिन। कौन कौन सी, ऑर्फेनोड्रिन एंड प्रोमेथाजिन, दीज आर ड्रग कंटेंट इनटू द ये ड्रग जो होती है किसमें, एंटीहिस्टामाइन के अंदर आती हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, जो कि बहुत ध्यान से पढ़ना। मोड ऑफ एक्शन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोड ऑफ एक्शन। और इस डिजीज में जो होती है, एंटीपार्किंसन डिजीज में जो होती है, मोड ऑफ एक्शन ही जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि एंटीपार्किंसन डिजीज में जब हम सबसे ज़्यादा हम क्या देते हैं, आपको बताया लीवोडोपा देते हैं। तो हम लीवोडोपा के बारे में ही बताते हैं पहले। तो लीवोडोपा जो होती है अगर हम देते हैं तो इसमें हमारे बॉडी में एक ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है, और उसके आउटसाइड पार्ट ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इनर पार्ट। तो आउटसाइड पार्ट जो ब्लड ब्रेन बैरियर का होता है वो हम ब्लड पार्ट भी कहते हैं या पेरीफेरी पार्ट कहते हैं, पेरीफेरी पार्ट कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, ट्रिपल बी ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ये ब्रेन का पार्ट हो गया। ठीक, अब जैसे ही हम यहाँ पे एल-डोपा देते हैं, ठीक है, जैसे ही पेशेंट को हम क्या करते हैं, एल-डोपा देते हैं। तो अब ये एल-डोपा क्या होता है कि यहीं पे मेटाबोलाइज्म हो जाता है, ब्लड में ही क्या होता है, मेटाबोलाइज्म हो जाता है। डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में यह डोपा जो होता है यहाँ पे डोपामाइन में क्या होता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में जो हमारा लीवोडोपा है वह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस तो कर सकता है, लेकिन उसके पहले ही या किसमें, डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में डोपामाइन में मेटाबोलाइज हो गया। किसमें, डोपामाइन में मेटाबोलाइज हो जाता है। अब क्या होता है कि डोपामाइन जो होता है इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता उसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें कि हम डोपामाइन को ब्लड ब्रेन बैरियर के पास क्यों ले जाना चाहते हैं। क्योंकि हमारी जो बेसल गैंग्लिया है, रेफ्लेक्स नाइग्रा है, उसमें डोपामाइन की अमाउंट कम हो गई है। अब हम उसमें क्या करते हैं, डोपामाइन की अमाउंट को बढ़ाते हैं। तो वह ड्रग जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी तभी हमारे ब्रेन में ही मतलब इंटर कर पाएगी और डोपामाइन रिसेप्टर से बाइंड कर पाएगी। लेकिन होता क्या है कि लीवोडोपा तो इसे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, लेकिन डोपामाइन जो होता है वह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती है। लेकिन हमें हर हाल में डोपामाइन जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर के पास ले जाना पड़ता है, क्योंकि उसको ट्रीट करना है हमें। तो इसलिए, और डोपामाइन क्यों नहीं क्रॉस कर पाती है, क्योंकि यह जो होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। डोपामाइन जो होती है हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है। बट लीवोडोपा जो होती है लाइफोफिलिक होती है, ये जो होती है ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर जाती है, लेकिन क्रॉस करने के पहले ही ये ब्लड में हमारा क्या होता है, मेटाबोलाइज हो जाता है प्रेजेंस ऑफ द डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। इसलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें तो हर हाल में डोपामाइन को इधर पहुंचाना है, लेकिन हम नहीं पहुंचा सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने पहले बताया था आपको कि हम कार्बिडोपा यूज करते हैं किसके, लीवोडोपा के साथ। तो कार्बिडोपा जो होता है वह डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम इनहिबिटर होता है, इसलिए हम यहाँ पे कार्बिडोपा देते हैं। और ये कार्बिडोपा क्या करती है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम को क्या करती है, इनहिबिट कर देती है। जब यहाँ पे डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं, यहाँ पे
डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम कार्बिडोपा देने के बाद इनहिबिट हो जाते हैं, तो अब जो लीवोडोपा है वह डोपामाइन में क्या होता है, मेटाबोलाइज नहीं हो जा पाता है। अब पूरे लगभग लगभग 90% जो लीवोडोपा होती है वह पूरा हमारे किस में, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके यहाँ पे आ जाती है। ठीक, अब यहाँ पे जब हमारी लीवोडोपा पहुंच गई तो यहाँ पे हमारा DDC डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में यह जो होता है डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और डोपामाइन जब ये कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ पे हमें तो चाहिए तो ये डोपामाइन रिसेप्टर पे जाके बाइंड अप हो जाता है, डोपामाइन रिसेप्टर पे जाके बाइंड अप हो जाता है और हमें एक्शन शो करता है। तो ये थे प्रोसेस इसके किसके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। हमने पहले बताया लीवोडोपा अकेले क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये यहीं पे हमारे ब्लड पार्ट में ही जो होता है या पेरिफेरी पार्ट में ही मेटाबोलाइज हो जाता है डोपामाइन में, और डोपामाइन जो होता है क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता क्योंकि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। इसीलिए हमें इसके साथ कार्बिडोपा देना पड़ता है। कार्बिडोपा क्या करता है कि डोपा डिकार्बोक्सिल एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसके वजह से लीवोडोपा जो होता है डोपामाइन में मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है और यह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके उसके अंदर ब्रेन पार्ट में क्या होता है, डोपा डिकार्बोक्सिल एंजाइम के प्रेजेंस में मेटाबोलाइज हो जाता है और मेटाबोलाइज होकर डोपामाइन रिसेप्टर पर जाके बाइंड अप होकर एक्शन शो करता है, एक्शन ऑफ द एंटी पार्किंसम डिजीज। थैंक यू।